जय हिंद साथियों। बड़ा सारा रोना धोना, किसी के लिए रोना और किसी को धो देना, यही चल रहा है देश में। अब देखिए कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के आंसू निकल आए जब उन्हें वो दिन याद आए जब वे मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। और मैं किन दिनों की बात कर रही हूँ, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के और गुलाम नबी आजाद जी जो हैं वो मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उस वाले जम्मू कश्मीर के। और तब कुछ ऐसी घटना हुई थी, उस घटना के डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर वहां पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और उनके शव जो हैं वो पहुंचाए जा रहे थे गुजरात। और उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने फोन किया, यानी कि गुलाम नबी आजाद जी ने फोन किया। आज उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, गुलाम नबी आजाद जी का और 3 और लोगों का। तो उनका उस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, बहुत बड़ाई कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि याद आ गया था उन्हें कि किस प्रकार से गुलाम नबी आजाद जी को उनके गुजरात के लोगों के लिए दर्द हुआ, उनके परिवारों के लिए दर्द हुआ। और वो रो रहे थे, वो कह रहे थे जब उन्होंने फोन किया गुजरात के मुख्यमंत्री को। और फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गुजरात के मुख्यमंत्री से अगले दिन भी उन्होंने बात करी, किस प्रकार से वो एयरपोर्ट पे थे क्योंकि शवों ने जाना था वहां से और उनके वहां पे पहुंचना था। और उनकी वो बढ़ाई कर रहे थे कि उनके अंदर एक ह्यूमन टच था और वो उनके ऐसे उनको लगा जैसे उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री जी को वो दिन याद आ गए। और यही बात मैं आपको बार बार कहती हूं कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब किसी भी राज्य का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश का व्यक्ति जो है हर देशवासी के लिए उसे दर्द होना चाहिए। परंतु क्या ऐसा है? हमारे प्रधानमंत्री जी को बड़ा दर्द हुआ क्योंकि उनके यहाँ के लोगों को तकलीफ हुई और किसी और को दर्द होते हुए देखकर उन्हें दर्द हुआ। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ किस प्रकार से जब उत्तराखंड में केदारनाथ वाली जो त्राही माम हो गया था हमारा पूरा का पूरा उत्तराखंड, और किस प्रकार से हमारे ऊपर आपदा आई थी, उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री है, 2013 की बात बता रही हूँ, ये पहुंच गए थे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में और ये यहाँ पे जाना चाहते थे केदारनाथ। इन्हें रोका गया क्योंकि आपको याद होगा कि किस प्रकार की आपदा थी, किस प्रकार से बाढ़ आई थी, कितने लोग बह गए, गांव के गांव खाली हो गए थे। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो रैम्बो की तरह आए थे अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए, मतलब केवल गुजरात के लोगों के बारे में सोच रहे थे। जबकि उस वक्त SDRF, NDRF और ITBP वगैरह तमाम, और हमारे उत्तराखंड की पुलिस भी और उत्तराखंड के तमाम अफसर लगे हुए थे। हर व्यक्ति की जान की कीमत हमें समझ में आ रही थी, हर व्यक्ति को बचाने की इच्छा जो थी वो थी हमारे SDRF, NDRF, ITBP, हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन को। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री को चिंता थी तो केवल अपने लोगों की, होनी भी चाहिए क्योंकि हर राज्य के मुख्यमंत्री को वो चिंता होनी चाहिए। मगर आजकल देखिए कि कैसी चीजें हो गई हैं कि राज्यों में चुनाव जो होते हैं वो उन्हीं के नाम से हो जाते हैं। तो जो राज्य के रहने वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं उन्हें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होने के बजाय जवाबदेही उनकी तय हो जाती है मोदी जी के प्रति, क्योंकि मोदी जी को इन्होंने बड़ा बनाया। आपको उस चीज को छोटा करना पड़ेगा अपने दिमाग में भी। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ उस बात पे भी कहेंगे जो गुलाम नबी आजाद जी ने कही कि 370 हटने के बावजूद भी विकास नहीं हो पाया है, जम्मू कश्मीर में विकास की गति रुक गई है। उस बात पे उन्होंने टिप्पणी भी नहीं करी। ये उनका बड़ा एक बढ़िया तरीका, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है और उनके स्क्रिप्ट राइटर्स कुछ भी लिख देते हैं। जो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी जो कल वाली बात अगर आप देखें तो कितना दुखदाई विषय है कि किस तरह से उन्होंने आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी के बारे में बताया। ये वही हैं, ये प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, ये वही परजीवी आंदोलन जीवी हैं
ये जिनके बारे में बता रहे थे, क्योंकि इन्होंने आंदोलनों को जीवित तब तक रखा, लोगों को भ्रमित करने की राजनीति तब तक करी जब तक लोगों के अंदर वो भावना नहीं आ गई कि कुछ देश में गलत हो रहा है। यही बात वो बता रहे थे, मगर वो अपने बारे में बता रहे थे और उन्होंने सारे चैनलों पर इस पर डिबेट करा दी। आप सब भी उस पर डिबेट कर रहे हैं, मैं भी गई इन डिबेट्स पर मैं समझ रही हूं कि वो उनका जो नैरेटिव मशीनरी, उनकी सोशल मीडिया है, वो क्या कर रही है, वो केवल और केवल एक काम कर रही है, एक नैरेटिव सेट करना कि जो चीज है वो शुरू होती है मोदी जी से। आप मुझे बताइए कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद 69, 70 के हैं, 80 साल के जब मोदी जी हो जाएंगे, तब भी आपको वो भ्रमित कर पाएंगे? तब भी क्या चीजें वहीं से शुरू होंगी? हाँ, भाजपा के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मोदी जी जो हैं, ऐसे लगता है जैसे विरोधियों के द्वारा छोड़े गए हैं ताकि वो ऐसा काम कर जाएं कि जो देश की जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर बन गए पिछले कुछ सालों में, वो भी कहें कि भारतीय जनता पार्टी से हाय तौबा। और आज हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है। अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में जाएं, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां पे योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वहां पे योगी आदित्यनाथ उतना ही कर रहे हैं जितना जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विरोध मोदी जी भी अंदर से करते रहे हैं, अमित शाह जी करते रहे, क्योंकि अमित शाह जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी जी के बाद। और संघ जो है, आरएसएस जो है, वो भी नहीं बनाना चाहता आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि जब विदेश में जाएंगे, विदेश में इनकी छवि कैसी है, इनको उस चीज की बड़ी चिंता है। ये चाहते हैं कि देश के अंदर ये जो चाहे कर ले, जो जी में आए, लेकिन जानते हैं कि आज की दुनिया में विदेश के हिसाब से चलना पड़ता है, तो विदेशों में इनकी बदनामी होगी, वो जानते हैं। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक ऐसा चेहरा है जो भगवाधारी ना हो। क्यों? देश का संविधान तो अधिकार देता है ना कि आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मगर ये उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे। उनके पर कतरने के लिए इन्होंने अरविंद शर्मा रिटायर्ड आईएएस को भेज चुके हैं ये उत्तर प्रदेश। वहां पे वो एमएलसी बन गए हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो विधान परिषद के माध्यम से उन्हें भेजा गया है, मंत्री बनाना है, और उसके बाद इन्होंने पर कतरने हैं उस तरीके से आदित्यनाथ जी की। आदित्यनाथ जी इस बात को जानते भी हैं और मुझे लगता है समझते हैं, लेकिन खुले तौर पर नहीं बोल सकते। और इसका एक और कारण ये भी है, क्योंकि आरएसएस कभी भी, भाजपा कभी भी आदित्यनाथ को अपना नहीं मानती, उसको बागी मानती है। क्यों? क्योंकि पहले भी तो युवा वाहिनी बनाई थी ना उन्होंने, जब उन्हें टिकट नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से उनके पर काटने की ये कोशिश वो कर रहे हैं। मगर वापस मोदी जी के ऊपर आती हूँ। मोदी जी ये बता दे कि उन्हें बड़ा दुख होता है जब किसी गुजराती की मृत्यु होती है, मगर अब तो वो देश के प्रधानमंत्री है, खाली गुजरात के प्रधानमंत्री तो है नहीं। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री तो है, मगर उनको ये बताने की जरूरत है कि क्या वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वे लोगों के, इस देश के नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं, हर एक के प्रधानमंत्री हैं, या केवल अपने राज्य के प्रधानमंत्री हैं और भाजपाइयों के प्रधानमंत्री, केवल अपने समुदाय के प्रधानमंत्री हैं या सबके प्रधानमंत्री। कह देने भर से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर देश में डर का माहौल होगा, और महुआ मित्रा जो सांसद है टीएमसी से, तृणमूल से, बंगाल से, उन्होंने कल बहुत सारे सवाल उठा दिए, उन पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही, पर मगर मैं उनकी हिम्मत की दाद भी देती हूँ। और ये आवश्यक है कि संसद में अगर ये सवाल ना उठे तो कहां पे उठेंगे सवाल। एकमात्र ऐसी नेता मैंने देखी जिन्होंने जुडिशियरी पे सवाल उठाया संसद के अंदर खड़े होकर, और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आवश्यकता है।
मुझे नहीं दिखता कि किसी भी नेता के अंदर इतनी शक्ति है, मगर मातृ शक्ति जो होती है उसके अंदर वो शक्ति होती है, क्योंकि मातृ शक्ति जो होती है वो डरती नहीं, निडर होती है। मातृ शक्ति किसी चीज से नहीं डरती, और जिस चीज को कोई भी नहीं उठा पा रहा, दबी जुबानों में बोला जा रहा, उस बात को उठाने के लिए महुआ मित्रा को की तारीफ करने की आवश्यकता है, जबकि वो दूसरे दल में है, हमारे दल में नहीं है। लेकिन देश की जब बात होती है तो हमें देश के बारे में सोचना होता है, और मुझे गर्व इस बात का है कि एक महिला ने इस बात को उठाया, क्योंकि यह सत्य है। आप मुझे बताइए, आप छोटे छोटे जब कोर्ट्स में जाते हैं तब भी आपके दिमाग में बात आती नहीं है? बोलते हैं लोग, भाई मुझे तो कई बारी बड़ा दुख होता है जब लोग आके कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई न्याय नहीं मिलेगा, बहुत समय लग जाता है, तब न्याय का क्या फायदा मैम, और सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे भी पता है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं, और उम्मीद भी जो पैसा वाला है उसको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप न्यायालय की प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं। तो ये भरोसा जो है ये लोगों के अंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायालय की है, मगर हमारी सरकार की। हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हमारी सरकार, वो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसको इस बात का भरोसा लोगों को दिलाने की जरूरत होती है, पर नहीं दिला पाते। खैर, मैं जो बात करना चाहती हूं आज फिर से वही बात, प्रधानमंत्री जी कल आप एफडीआई बता रहे थे। वैसे आपको बता दूं, जो फैशिस्ट होता है ना, वो फैशिस्ट वो डिविएटेड आइडियोलॉजी पे जीता है। मतलब वो विचारधारा जो गलत हो गई, जो सही दिशा में नहीं जा रही, वो उस पे जीता है। और ये देश जो है वो लोकतंत्र है, ये आंदोलनों से बना हुआ देश है। आप आंदोलनकारियों को अपमानित करना चाहते हैं तो आप अपने आप को अपमानित करिए, क्योंकि आपने तो आंदोलन जीवी का काम किया है। आंदोलनकारी तो आंदोलन करता है, आंदोलन जीवी मोदी जी जैसा होता है, क्योंकि वो आंदोलन को जीवित रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि उसे अपनी सत्ता की भूख को पूरी करनी होती है, जो उन्होंने किया। जिस प्रकार से आपको याद है, वो स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा के हाफ रही और अरे ये हो गया वो गया, आज तो गायब है। क्योंकि अब आप समझ गए ना, वो आंदोलन जीवी हैं। जितने आंदोलन जीवी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, और इनकी इतनी हिम्मत अगर कभी हो कि ये आपको राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करें, इन्हें वहीं दबाइए, वहीं चुप कराइए कि होते कौन हो तुम हो देश के गद्दार। अगर तुम सवाल उठाओगे मेरी राष्ट्रीयता पर, मैं इस देश की वासी हूं, ये कोई बदल सकता है? मेरे देश प्रेम पर या देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले ये गैरत के बिना वाले लोग कौन हैं? इनका दीन ईमान नहीं है, इनके अंदर गैरत नहीं है, इनके अंदर आत्मसम्मान भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेता, एक विचारधारा में विश्वास करते हैं। इनका नेता मोदी जी, और इनके लिए सब कुछ शुरू होता है मोदी जी। मेरे लिए मोदी जी कुछ नहीं है। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठा है उसका मान सम्मान होना चाहिए, और अगर उस कुर्सी को कोई ठेस पहुंचाए, उस कुर्सी के सम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा है, तो आज वही व्यक्ति है जो उस कुर्सी पर बैठा है, जो संसद के पटल पर खड़े होकर वो बातें करता है जिसने जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस देश में नहीं की। वो वहां से बैठकर, वहां पे खड़े होकर जब भाषण देता है तो वो भाषण वीर, जी हां, भाषण जीवी हो जाता है। भिक्षा जीवी, याद है ना, कई साल भिक्षा मांग के बिताए। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी भिक्षा मांगे 35 साल जीवन में, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाए? ये चाहते हैं? कोई माता पिता नहीं चाहते। इसलिए जो भाषण जीवी है, भाषण जीवी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक किरदार है जो हवा हो जाएगा। अगर सोशल मीडिया, आज इंटरनेट बंद हो जाए तो ये जो हवा से निकला हुआ किरदार है ये खत्म हो जाएगा। ये तानाशाही जो कर रहे हैं वो केवल और केवल सोशल मीडिया के दम पे कर रहे हैं। आज आप जानते हैं मीडिया पर भी सोशल मीडिया भारी है। प्रधानमंत्री जी, बड़ा दुख होता है आपको जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं और गुजराती जो है कहीं फंस जाते हैं, किसी गुजराती की मृत्यु हो जाती है। आज देश के 200 के करीब किसान मर चुके हैं। ये आप बताइए, अगर हिम्मत है, कि आप उन्हें क्या समझते हैं? क्या वो
खालिस्तानी है। कहते हैं सिखों का बड़ा मान है, मेरा उनके साथ बड़ा रिश्ता है। तो ये बताइए कि जो किसान मरे हैं उनका दुख आपके अंदर है या नहीं? क्या आपको बुरा लगता है? क्योंकि एक एक व्यक्ति जो मरता है, एक एक परिवार का दुख बन जाता है। उन परिवारों के दुख में आप साझेदारी करेंगे या उन पे सवाल उठाएंगे केवल राजनीति के लिए? यही फर्क है आप में और जिनके बारे में आप बात कर रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। अपने अंदर संवेदनशीलता लानी चाहिए जब कोई नेता बनता है, क्योंकि राजनेता का काम होता है राजनीति करना। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि किसानों के आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझे कि राजनीति वही करता है जो राजनेता होता है। राजनीतिज्ञ वो करता है जो घटिया राजनीति कहलाता है, और इन्होंने उसी डेफिनेशन को हमें बताया है। जब ये राजनीतिज्ञों की बात करते हैं तो इन्हें समझ ही में नहीं आता कि राजनेता क्या होते हैं। राजनेता ये नहीं बन सकते क्योंकि वो तो इनमें बनने की क्षमता है नहीं, क्योंकि जो अपने देश के विपक्षी नेताओं को टारगेट करता है, और जब मतलब सोच के देखिए एक नेता की बढ़ाई करनी पड़ी तो टप टप करके आंसू बह गए, क्योंकि उस व्यक्ति की संवेदनशीलता दिखाई दे गई। मतलब कितना, मुझे तो ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे अरे उनके आंसू गिर रहे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके लिए कितना कठिन हो रहा होगा इस बात को बोलना भी कि मेरे विपक्षी नेता ने ऐसा किया, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते ना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उम्मीद कर रही हूं कि देश के हर नागरिक के लिए उनकी आंखों में आंसू आएंगे। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 7 साल किया है, ये समझ लीजिए कि ग्राउंड पे इनकी जमीन खत्म हो रही है। आप लोग धीरे धीरे बोलने लगे हैं। आप पोस्ट में अगर देखें तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग रह गए, और उनकी आप प्रोफाइल देखिए, या तो फेक आईडी दिखेगी या जो फोटो दिखेगी उसी से पता चल जाएगा कि बेचारा कितना गरीब है। उस गरीब को 2 रुपए तो कमा लेने दो, वो आके गाली देगा तभी तो बेचारा गरीब 2 रुपए कमाएगा ना, एक कमेंट कर कर। तो ये जो 2-2 रुपए कमेंट वाले जो जिनके आका की मैं बात कर रही हूं, उस आका को मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं समझती, क्योंकि कितने बेशरम है ना। एक महिला को, जो इस देश की बहू है, उसको बदनाम करके, एक उनके दादा ससुर को बदनाम करके जो दुनिया में नहीं है, ऐसे करके तो ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसे करके तो सत्ता में आए हैं। सत्ता संभालनी थोड़े ही आती है, बहुत वक्त लगेगा, इनको कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन इस जन्म के बाद भगवान भी कहेगा कि नहीं, भारत के ऊपर दया करने की जरूरत है। दोबारा इस तरह के व्यक्तित्व को वहां नहीं भेजेंगे, किसी और जगह भेजेंगे। देखिएगा, आपके जीवन काल में नहीं, मेरे जीवन काल में नहीं, मगर कम से कम अगले 100 साल इनके जाने के बाद ये वापस नहीं आने वाले। ये कौन? भाजपा। और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी साठगांठ है कांग्रेस पार्टी से? सोचने वाली बात है। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो कुछ बोल रहा हो वो 2 रुपए के कमेंट वाला, उसको रिएक्ट ही करना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। आज शाम 8 बजे टाइम्स नाउ पे रहूंगी, मेरे साथ जुड़िएगा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।